नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दुनिया राउंड अप 2023 और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। साल 2023 में विश्व में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अद्भुत है और हमारी और आपकी कल्पना से परे है। कई घटनाएं, उपलब्धियां और नए चलन हर किसी को हैरान कर गए। इनमें आने वाले समय को बदलने की क्षमता भी नजर आई। साल 2023 की कुछ ऐसी ही दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यूएई में बनकर लगभग तैयार हो गया है। यूएई की राजधानी में यह हिंदू मंदिर बन रहा है। इस मंदिर को बनाने के लिए यूएई में रह रहे हिंदू लोगों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस मंदिर की आधारशिला रखी थी और फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी के शुभ हाथों से करवाया जाएगा। यूएई में भव्य मंदिर बनकर हुआ तैयार। पूरे विश्व में लहर रहा हिंदुत्व का झंडा। यूएई की राजधानी में बन रहा हिंदू मंदिर। यूएई के हिंदुओं में खुशी की लहर। यूएई नहीं, पूरे अरब में पहला इतना बड़ा मंदिर। – 2024 में विश्व में भारत रचेगा कीर्तिमान। यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर की रखी थी आधारशिला। पीएम मोदी ही इस हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। भारत में सभी को 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि उस दिन राम लल्ला को हर देशवासी मंदिर में विराजमान होते हुए अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद ये पल हमें मोदी सरकार दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बजता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को तय किया गया है। बीएपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्मा विहारी दास के साथ मौजूद शिष्टमंडल ने उद्घाटन समारोह के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। मंदिर आबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर बना है। 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है मंदिर। 108 फीट है आबू धाबी के मंदिर की ऊंचाई। हिंदू मंदिर को बनाने में वैदिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया। मंदिर में की गई जटिल नक्काशी और मूर्तियां भारत में भी बनकर तैयार। भारत के कई कारीगर आबू धाबी में भी मंदिर निर्माण में जुटे। 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मंदिर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने दान दिया। मंदिर के डिजाइन में 7 शिखर होंगे, जिनमें से प्रत्येक संयुक्त अरब अमीरात का प्रतीक होगा। इसका उद्देश्य बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में एकता और सद्भाव को बढ़ाना है।
अपने धार्मिक कार्यों से परे मंदिर परिसर में कक्षाएं, प्रदर्शनी केंद्र और बच्चों के लिए खेल के मैदान होंगे, जो एक बहुआयामी सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करेंगे। मंदिर का उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया जाएगा, जो 10 फरवरी 2024 को होगा। और 14 फरवरी को ही समाप्त होगा। इस कार्यक्रम को सद्भाव का त्योहार नाम दिया गया है। दरअसल यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए 20,000 वर्ग मीटर जमीन दी थी। यूएई सरकार ने साल 2015 में उस वक्त ऐलान किया था जब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वहां गए थे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर निर्माण में इको फ्रेंडली तरीके पर जोर दिया जा रहा है। बता दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुबई के दौरे पर वहां के ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। इससे ये बात तो साफ है कि बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का झंडा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहरा रहे हैं और पूरा विश्व एकजुट होकर मोदी के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। किसी ने खूब कहा है कि भरा आकाश और नभमंडल बारूद और धुएं की बौछार है। सिसक रही मानवता, ये कैसा नरसंहार है। जहां थी तारों की लड़ियां, वहां बमों की भरमार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच हुए युद्ध की। एक देश के आला कमान ने दूसरे देश पर हमला बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि जिस मसले की बातचीत से भी हल किया जा सकता है, उसके लिए तबाही मचाने की क्या जरूरत है। 2023 में क्यों रूस और यूक्रेन में युद्ध? 2 देशों की तानातानी भुगत रहा विश्व। दोनों देशों के संघर्ष में गई कई जान। रूस ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर बोला हमला। सीमा और काला सागर के पास सैनिकों को किया तैनात। 1 साल पहले रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विषय था यूक्रेन और कारण था नाटो। एक तरफ यूक्रेन नाटो समूह में शामिल होने की बात कह रहा था, जबकि रूस चेतावनी दे रहा था कि वो इसे कतई सहन नहीं करेगा, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इसी को वजह बताते हुए रूस ने 25 फरवरी 2023 को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसे हम रूस यूक्रेन युद्ध कह रहे हैं। तभी से ये युद्ध दुनिया भर की निगाह में है, जिससे पूरा संसार प्रभावित हो रहा है। क्या है युद्ध की वजह? रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद रूस यूक्रेन अलग अलग देश बने। इन देशों की अपनी अलग अलग सरकारें, अर्थव्यवस्था और कानून हैं। यूक्रेन के लोग खुद को रूस से ज्यादा जुड़ा पाते थे। पूर्वी यूक्रेन के कई लोग रूसी भाषा बोलते हैं। मार्च 2014 में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन पर जबरन कब्जा किया। 1 महीने बाद रूस समर्थक अलगावादियों ने डॉनबास के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। इन अलगावादियों को रूस ने सैन्य सहायता दी, लेकिन मॉस्को इससे इनकार करता है। यूक्रेन की सरकार ने 2014 में भी प्रतिरोध किया, जिसके बाद ये विवाद युद्ध में तब्दील हो गया। 2015 में युद्ध विराम समझौते के बावजूद संघर्ष जारी है। डोनबास क्षेत्र के शरणार्थियों को रूस या यूक्रेन के अन्य हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। डोनबास में लगभग 5 लाख लोगों को रूस ने पासपोर्ट जारी किए। इस युद्ध के कारण मॉस्को और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते दांव पर हैं। जर्मनी और फ्रांस इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी देश रूस के क्रीमिया पर कब्जे की लगातार आलोचना कर रहे हैं। यूक्रेन के सहयोगी घबराए हुए हैं कि आखिरी संघर्ष कब रुकेगा। हम इसे तात्कालीन कारण कह सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा वास्तव में तात्कालीन नहीं है। ये काफी समय पहले से पनप रहा था, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या वाकई में यही एक वजह थी जिससे रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ।
या इसके पीछे कोई और कहानियां भी छिपी हैं? क्या रूस ने इतना बड़ा फैसला अचानक ही ले लिया, या फिर उसका भी इसमें कोई निहित स्वार्थ है जिसकी वजह से पश्चिमी देश उसका साथ दे रहे हैं? रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नया नहीं है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के द्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के खौफ में पिछले 8 साल से था, जब दोनों के बीच तनाव का कारण यही था कि रूस का दावा था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है और वो हमेशा यूक्रेन का पश्चिमी देशों की ओर के झुकाव के खिलाफ था। कई मौकों पर ऐसा लग रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और उसके साथ पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका की नजरें यूक्रेन के प्राकृतिक खनिज भंडारों पर है, जिसमें सबसे अहम लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, जो आने वाले समय में विद्युत वाहनों में लगने वाले बैटरी के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है। यही वजह से अमेरिका की इस देश में विशेष दिलचस्पी है और नतीजा ये है कि यूक्रेन नाटो और रूस की कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हालिया इतिहास को देखते हुए हम रूस की मंशा को पूरी तरह सही नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन नाटो की नीयत पूरी तरह से निर्दोष है। कई पश्चिमी विशेषज्ञ इस बात से भी सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि शीत युद्ध के खत्म होते ही नाटो का औचित्य खत्म हो गया था, तो उसे खत्म करने की बजाय इसका विस्तार क्यों किया जाता रहा है। बहरहाल शीत युद्ध अब एक नए रूप में चल रहा है और इसका खामियाजा शायद 2 देशों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जंग तो खुद ही एक मसला है, लेकिन जंग मसलों का हल क्या देगी? 20वीं सदी में ये लाइन लिखने वाले शाही लुधियानवी अगर आज जिंदा होते तो बेहद मायूस हो जाते। साल 2023 में एक के बाद एक कई देशों में जंग छिड़ी हुई है। कई देश अपनी ताकत की नुमाइश करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि इसका खामियाजा इन देशों के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ताजा हिंसा महीनों से जारी तनाव का नतीजा है। दरअसल ये 100 साल से भी पुराना मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच में तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्र घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फिलिस्तीनी अरब भी इस पर दावा करते रहे हैं और इस कदम का विरोध किया था। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की चाह में यहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान अरबों, यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, लेकिन अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में परेशानी सुलझाने में असफल होकर ब्रितानी शासक चले गए और यहूदियों ने इजराइल राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। कई फिलिस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया और लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा या उनको उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। इसे उन्होंने अल नकबा या तबाही कहा। समय बीतने के साथ साथ बाद के सालों में जब संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इजराइल ज्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसे लेकर कोई भी शांति समझौता नहीं था, तो आने वाले दशकों में इस पर और युद्ध और लड़ाइयां लड़ी गईं। 1966 में अगला युद्ध लड़ा गया, जिसमें इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। सिर्फ यही नहीं, इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स और गजा और मिस्र के सिनाई प्रांतों के अधिकतर हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया।
ज्यादातर फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी रहते हैं। न ही उनको और न ही उनके वंशजों को इजराइल ने अपने घर लौटने की अनुमति दी। इजराइल कहता है इससे उनका देश प्रभावित होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा होगा। इजराइल का अब भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है और गजा से वो पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अब भी मानता है कि ये उसके कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा है। वहीं इजराइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो पूरे शहर पर इजराइल के इस दावे को मानता है। बीते 50 सालों में इजराइल ने इन इलाकों में कई बस्तियां बसा दी हैं, जहां पर 6 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। फिलिस्तीनी कहते हैं ये यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध हैं और शांति में बाधा हैं, जबकि इजराइल इस दावे को खारिज करता है। पूर्वी यरूशलेम और गजा और वेस्ट बैंक में इजरायलियों के बीच तनाव चरम पर है। गजा पर इस समय हमास का नियंत्रण है और उसने इजराइल से कई बार लड़ाई लड़ी है। इजराइल और मिस्र गजा की सीमा का कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचे। गजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजरायली कार्रवाइयों, पाबंदियों से पीड़ित हैं। वहीं इजराइल कहता है कि वो फिलिस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इजरायली और फिलिस्तीनी कभी सहमत नहीं हो सकते। इनमें कई समस्याएं हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी शरणार्थी के साथ क्या होना चाहिए, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का क्या किया जाए, क्या वे हटाई जाएंगी या नहीं हटाई जाएंगी। इसके अलावा यरूशलेम को दोनों पक्षों में कैसे बांटेंगे, और इसके साथ ही सबसे मुश्किल समस्या ये कि क्या फिलिस्तीनी राष्ट्र इजराइल के साथ बनाया जाएगा या फिर कहीं और। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाश पाना बहुत मुश्किल है। शांति वार्ता पिछले 25 सालों में कई बार शुरू हुई और बंद हो जाती है, लेकिन ये संघर्ष को नहीं सुलझा पाई है। कम शब्दों में कहें तो ये स्थिति अभी किसी भी सूरत में हल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पाकिस्तान आने वाले नए साल 2024 का जश्न नहीं मनाएगा। सही सुना आपने, पाकिस्तान में 2024 का न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पीछे की वजह है इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध। फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान नहीं मनाएगा 2024 का जश्न। नए साल में पाकिस्तान में नहीं होगा जश्न। सरकार ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगाया बैन। पाक ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का किया विरोध। पाक कार्यवाहक पीएम ने दिखाई एकजुटता। नए साल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कंगाली से बेहाल पाकिस्तान अब नए साल का जश्न भी नहीं मना पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया है। हालांकि इसकी वजह इजराइल फिलिस्तीन युद्ध है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने 28 दिसंबर 2023 को युद्धग्रस्त गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। राष्ट्र के नाम एक संबोधन में काकर ने पाकिस्तानियों से फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और नए साल पर संयम और विनम्रता प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा, फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार द्वारा नए साल के लिए किसी भी तरह के आयोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं हमास संचालित गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल संग युद्ध शुरू होने के बाद से 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। चल रहे युद्ध ने पहले ही गजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85% लोगों को बेघर कर दिया और इजराइल जिस तरह से जमीनी हमले कर रहा है, माना जा रहा है कि अभी और अधिक गजावासी अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे या फिर बेघर हो जाएंगे। वहीं काकर ने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर को इजरायली बमबारी शुरू होने के बाद से इजरायली बलों ने लगभग 9,000 बच्चों को मौत के घाट उतारने के साथ हिंसा और अन्याय की सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा, पूरा पाकिस्तानी राष्ट्र और मुस्लिम जगत
गजा और वेस्ट बैंक में निर्दोष बच्चों के नरसंहार और निहत्थे फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर बेहद पीड़ा की स्थिति में है। पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को 2 सहायता पैकेज भेजे हैं और तीसरा पैकेज भेजने की तैयारी में है। काकर ने वैश्विक मंचों पर फिलिस्तीनी लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की चल रही कोशिशों पर विशेष ध्यान देने को कहा। पाकिस्तान में नए साल का जश्न परंपरागत रूप से इस्लामी समूहों के प्रभाव के कारण बहुत बड़ा नहीं होता है, जो बल प्रयोग सहित विभिन्न तरीकों से उत्सव को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्रिसमस के दिन हुए इस हमले से पूरे विश्व में मातम है। कई देश इसराइल और हमास के विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार नए साल में जश्न न मनाने का ऐलान करके एकता और इंसानियत की मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने 2023 में दुनिया भर में तमाम घटनाएं घटी, कहीं वॉर हुआ तो वहीं कुछ देश डिजास्टर के शिकार हुए। चलिए फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में दुनिया राउंड अप 2023 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।